स्वागत है सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। मैं विकास सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 2 लेकर आ गए हैं। क्लास 1 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो विद्यार्थी है क्लास 1 नहीं देखेंगे उसे देख लेंगे, और जो विद्यार्थी क्लास 1 देख चुके हैं तो उनके लिए दूसरा क्लास आज है। सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। आज हम इस क्लास में प्रथम जो क्लास 1 में हम सामान्य परिचय और अपभ्रंश काव्य दोनों देख चुके थे। आज हम देश भाषा काव्य को पढ़ेंगे। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? देश भाषा काव्य को। इसके क्लास 1 में क्या था? तो सामान्य परिचय और अपभ्रंश काव्य को देख लिए थे। आज हम देश भाषा काव्य को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं समय नहीं गवाते हुए। एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछते हैं वहां से सभी तथ्यों को हम लेकर आ गए हैं। एक एक बिंदु को ध्यान से दीजिएगा, सभी आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? राजाश्रित कवि अपने राजाओं की वीरता का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और इन्हीं को अवधारणा मानकर रामचंद्र शुक्ल जी इस काल को क्या कहे थे? तो वीर गाथा काल कहे थे। यानी राजाश्रित कवि जो हुआ करते थे, राजाश्रित कवि किनको कहा जाता है? जो राजा के आश्रय में रहते थे, यानी राजा के आश्रय में रहते थे, उनकी वीरता का वर्णन करते थे। तो राजाश्रित कवि अपने राजाओं को क्या करते थे? वीरता का वर्णन करते थे। यही कारण है कि उसी वीरता को अवधारणा मानकर रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है उसे वीर गाथा काल कहा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजसभाओं में सुनाए जाने वाले श्रृंगारिक काव्य प्रायः दोहों में होती थी और वीर गाथात्मक रचनाएं छप्पई में होती थी। यानी यहाँ इस बिंदु में यह बताया गया है राजसभाओं में सुनाए जाने वाले जो श्रृंगारिक काव्य हुआ करते थे वे दोहों में होते थे। यानी कौन सा छंद? तो दोहे छंद में होती थी, और जो वीर गाथात्मक रचनाएं होती थी वो छप्पई छंद में होती थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कन्नौज, अजमेर, अहिलावाड़ा आदि राजधानियों में चारण कवि शिष्ट भाषा में रचनाएं करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी पॉइंट है। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि राजधानियों में जो चारण कवि हुआ करते थे वो किस भाषा में रचना करते थे? तो शिष्ट भाषा में रचनाएं करते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश का साम्राज्य खंड खंड होकर चौहान, चंदेल, परिहार इत्यादि कई रूपों में बट गया। यानी अलग अलग क्या हुए? सब अलग अलग रूपों में बट गए। कोई चौहान हो गया, कोई चंदेल हो गया, कोई परिहार, यानी हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देना। आना सागर एक बड़ा तालाब है। आना सागर क्या है? तो आना सागर जो है एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पहले मुसलमानों और अर्नो राज के युद्ध में, यानी जहाँ पर पहले क्या हुआ था? तो मुसलमानों और अर्नो राज के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मुसलमानों का रक्त बहा था। यानी जो आना सागर है वहाँ अभी एक बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन पहले वहाँ पर क्या हुआ था? तो मुसलमानों और अर्नो राज के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में मुसलमानों का रक्त वहाँ बहा था। तो अर्नो राज ने क्या किया? तो अर्नो राज ने इस स्थान को अपवित्र मानकर, यानी क्योंकि वहाँ मुसलमानों का रक्त बहा था तो उसे अर्नो राज ने क्या किया? इसे अपवित्र मानकर इसमें एक बड़ा तालाब बना दिया, और उसी तालाब का नाम क्या है? तो आना सागर नाम पड़ा। तो देखिए आना सागर तालाब जो है किस प्रकार बना, तो इसे पूरा बिंदु को समझ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो भारतीय विजन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। वहाँ आपको लेटेस्ट जानकारी भी मिलेगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर टेस्ट भी होती है, टेस्ट किस प्रकार टेस्ट में आपको भाग लेनी है सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा। तो ये बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, इसलिए सभी बिंदु को एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजा भोज के समय के बाद भाट या चारण कवि किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण इत्यादि को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने लगे थे। यानी राजा भोज के समय के बाद जो भाट या चारण कवि हुआ करते थे
वे किसी राजा के पराक्रम का वर्णन करते थे, उसके विजय का वर्णन करते थे, शत्रु कन्या हरण इत्यादि का क्या करते थे, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति रूप में क्या करते थे, तो वर्णन करते थे अपने काव्यों में। आदिकाल में श्रृंगार काव्य गौण रूप में था और वीर काव्य प्रतिष्ठित था। यानी आदिकाल में जो था, क्योंकि इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा गया, क्योंकि इस काल में श्रृंगार काव्य एक प्रकार से गौण रूप में था और जिसका प्रचलन सबसे अधिक था वो कौन सा काव्य, तो वीर काव्य। कौन सा काव्य, वीर काव्य। और उसी को अवधारणा मानकर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत की सबसे पुरानी रचना बिसलदेव रासो है। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में बताए हैं कि वीर गीत की सबसे पुरानी रचना कौन है, बिसलदेव रासो है। लेकिन याद रखिएगा यह एक श्रृंगारिक काव्य है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो श्रृंगारिक काव्य है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में ये बताए हैं कि सर्वप्रथम वीर गीत की सबसे पुरानी रचना जो है वो कौन सा है, बिसलदेव रासो है। परंतु यह एक श्रृंगारिक रचना है, यह हम अलग से जोड़ दिए हैं, इसे आपको याद रखने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो जाए और आप बिसलदेव रासो के संबंधित आ जाएगा कि इनमें से कौन है जो श्रृंगारिक काव्य है, तो आप सोचे ये तो वीर गीत है, ये तो वीर रचना है ना। तो ये आपके लिए हम डाल दिए, यह एक श्रृंगारिक रचना है ना, प्रेम से भरा हुआ। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे यानी वीर गीत की सबसे पुरानी रचना बिसलदेव रासो को माने हैं। बिसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी किस रचना में रसायन शब्द बार बार आया है, तो बिसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है। सभी बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन सा विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग माने हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माने, तो रसायन से मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वीर गाथा काल में 2 रूपों में साहित्य रचनाएं हैं। वीर गाथा काल में कितने रूपों में साहित्य रचनाएं हैं, तो 2 रूपों में है। इसे भी आप याद रखिएगा कौन कौन, तो पहला प्रबंध काव्य, पहला क्या है प्रबंध काव्य, दूसरा क्या है वीर काव्य। यानी आदिकाल में जो जिसे वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, क्योंकि आपको पता है हम कौन सा पढ़े, हम रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो वीर गाथा काल को उन्होंने 2 रूपों में बताए हैं, प्रबंध काव्य और वीर काव्य। आगे देखिए, दिल्ली के अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ खुदा हुआ बिसलदेव का लेख पाया गया है। यानी दिल्ली के अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ में खुदा हुआ किनका लेख पाया गया है, तो बिसलदेव का लेख उसमें पाया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए हम एक बिंदु को लिए हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न आने की उम्मीद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब हम देश भाषा काव्य की रचनाएं देखते हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी ने माने हैं। सभी रचनाओं को एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले खुमान रासो है, जिसके रचनाकार कौन है, दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान के नाम से 3 राजा हुए थे। देखिए उसमें चर्चा है रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में खुमान रासो के बारे में कि संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। पहला खुमान विक्रमी संवत 810 से 865, दूसरा खुमान विक्रमी संवत 870 से 900 और तीसरा खुमान विक्रमी संवत 965 से 990। तो तीनों का चर्चा है और ये तीनों मिलाकर चर्चा है। तो पहला खुमान कितना, तो विक्रमी संवत आपको बता दी थी, विक्रमी संवत जो है वो ईसवी सन से कितना आगे, तो 57 वर्ष आगे है। विक्रमी संवत से आपको अगर ईसवी सन निकालना हो तो क्या करना है, 57 वर्ष क्या करना है, विक्रमी संवत में घटा देना है, आपका ईसवी सन निकल जाएगा। तो ये 3 खुमान की चर्चा है, 3 खुमान, पहला दूसरा तीसरा। आगे है खुमान रासो की रचना खुमान और अलमायु के युद्ध पर आधारित है। यानी खुमान रासो जो है उसकी रचना जो है उसमें खुमान और अलमायु के युद्ध पर आधारित है, अर्थात इसमें
खुमान और अलमायु के युद्ध का क्या किया गया है, तो खुमान रासों में वर्णन किया गया है। खुमान रासों में खुमान और अलमायु के युद्ध का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शिव सिंह सरोज के अनुसार एक अज्ञात नाभा भाट ने खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था। अब शिव सिंह सरोज में बताया गया है, शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है, तो शिव सिंह सरोज के रचनाकार शिव सिंह सेंगर हैं। तो शिव सिंह सरोज में यह बताया गया है कि एक अज्ञात नाभा भाट ने, किसने, नामा भाट ने, है ना, नामा भाट ने खुमान रासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था। तो देखिए ये शिव सिंह सरोज में भी बताया गया है, लेकिन अज्ञात है। क्या है, अज्ञात है, जिसका कुछ भी पता नहीं है। अब दूसरा रचना देखते हैं बिसलदेव रासो। दूसरा क्या है, बिसलदेव रासो। इसके रचनाकार कौन है, नरपति नाल। कौन है, नरपति नाल। एक बिंदु महत्वपूर्ण है, बिसलदेव रासो से जितना महत्वपूर्ण पॉइंट है सब हम इसमें लेकर आए हैं। और ये याद रखिएगा जितना भी हम पॉइंट दिए हैं रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार। तो सबसे पहले इसका रचना काल रामचंद्र शुक्ल जी संवत 1212 जेठ बदी नवमी को बुधवार के दिन माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें बताए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में कि बिसलदेव रासो का जो रचना काल है संवत 1212 जेठ बदी नवमी को बुधवार के दिन वे माने हैं। दूसरा, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। क्या है, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। तीसरा, इसमें राजमती का विरह वर्णन है। किसका विरह वर्णन है, तो राजमती का विरह वर्णन है। अगला, इसमें कुल 2000 चरण है। देखिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं बिसलदेव रासो से। देख लीजिए इसमें कुल कितने चरण है, तो 2000 चरण है। इसमें कुल 4 खंड हैं। कितने खंड हैं, तो बिसलदेव रासो में कुल कितने खंड हैं, तो 4 खंड हैं। अब एक एक खंड की चर्चा करते हैं। बिसलदेव रासो जो काव्य है ये 4 खंडों में है और 4 खंडों में अलग अलग कथा है। अब एक एक करके हम देखते हैं। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसलदेव का विवाह का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा यहाँ सांभर भी है, यानी चित्तौड़ के ही राजा थे, कहीं आपको चित्तौड़ भी मिलेगा। तो मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती है जिसका सांभर के बिसलदेव से क्या हुआ है, तो विवाह हुआ है। इसका वर्णन खंड 1 में किया गया है। खंड 2 में बिसलदेव का राजमती से रूठकर, यानी बिसलदेव जो हैं वो राजमती से रूठ जाते हैं और उनसे रूठकर उड़ीसा जाना और 1 वर्ष रहना। अर्थात इसका कहने का मतलब है खंड 2 है, अर्थात बिसलदेव रासो का जो खंड 2 है इसमें बिसलदेव जो हैं राजमती से रूठकर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं और 1 वर्ष वहाँ रहते हैं। खंड 3 में क्या हुआ है, तो बिसलदेव रासो का खंड 3 में राजमती का वियोग वर्णन है। यानी जब उसका पति यानी बिसलदेव जब राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं तो उनका वियोग वर्णन है, यानी राजमती का, तथा बिसलदेव का उड़ीसा से लौटकर वापस आना। और जब वो उसका वियोग वर्णन की कथा जब बिसलदेव को पता चलता है कि राजमती उसके प्रेम में वियोग में है, अर्थात वियोग में जल रही है अपने पति के प्रेम में, तो बिसलदेव क्या करते हैं, पुनः उड़ीसा से लौटकर वापस आ जाते हैं, यानी उड़ीसा से वापस आ जाते हैं। खंड 4 में क्या हुआ है, खंड 4 में भोज परमार अपनी पुत्री को अपने घर ले आना और बिसलदेव को वहां जाकर अपनी पत्नी राजमती को फिर चित्तौड़ ले आना। अर्थात इसमें ये खंड 4 में हुआ है कि जो राजा भोज हैं, भोज परमार जो हैं वे क्या करते हैं, अपनी पुत्री को जब जब उनको पता चलता है कि बिसलदेव जो है मेरी पुत्री को छोड़कर उड़ीसा चले गए हैं, तो क्या करते हैं, अपनी पुत्री को अपने घर ले आते हैं, यानी अपने घर ले आते हैं। और फिर बिसलदेव फिर क्या करते हैं, जब बिसलदेव उड़ीसा से वापस लौटते हैं तो अपनी पत्नी को लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से लेकर फिर क्या करते हैं, पुनः चित्तौड़ आ जाते हैं, यानी अपनी पत्नी को लेकर। तो इसमें 4 खंड है, बहुत ही आसान है। पहला में समझ लीजिए कि दोनों का विवाह का वर्णन है, बिसलदेव का राजमती का। दूसरा में बिसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरा में राजमती का वियोग वर्णन होता है और बिसलदेव का हृदय परिवर्तन होता है और वे वापस उड़ीसा आ जाते हैं। और चौथा हुआ है कि भोज अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चले जाते हैं, पुनः बिसलदेव वहां जाकर अपनी पत्नी को लेकर
चित्तौड़ ले आते हैं, यानी चित्तौड़ आ जाते हैं। तो 4 खंड में बिसलदेव रासो की कथा है। अब इसकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, इसे भी देख लें। बहरा से बहोत्रा मझारी, जेठ बधी नवमी बुधवारी, नाल्ह रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। दूसरा पंक्ति देखते हैं। परनब चालियो बिसल राय, चलरा सिया सहू लिया बुलाए, जान तनी सजाती करऊ, जिरह रंगावली पहर जयोपटो। तीसरा है कुंवरी करई सुनी संभारिया श्राव, काई स्वामी तू उलगाई। तो देखिए ये सभी क्या है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये बिसलदेव रासो से हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं पर चर्चा था ललित विग्रह राज नाटक। कौन सा नाटक? तो ललित विग्रह राज नाटक जो है, इसके रचनाकार कौन है? सोमदेव है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ ही दिया हुआ था कि बिसलदेव रासो की जहाँ पर हम पढ़ रहे थे वहाँ पर एक चर्चा हुआ था कि ललित विग्रह राज का कोई नाटक है जिसके रचनाकार कौन है? सोमदेव। और किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसलिए इसे में हम क्या किए, तो इसके लिए इसे हम बाउंड्री के अंदर कर दिए हैं। इसका संबंध बिसलदेव रासो से नहीं है, ये एक अलग से है। ललित विग्रह नाम का कोई नाटक है जिसके रचनाकार सोमदेव हैं, और किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। अब देश भाषा काव्य का अगला जो काव्य है पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रत्येक बार कोई ना कोई प्रश्न पूछता ही है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदबरदाई हैं। पहला पॉइंट, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किनके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है यह जो है हिंदी का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माने हैं, और चंदबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि माने हैं। और सर्वसम्मत भी पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। तीसरा, पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू सम्राट थे। कौन थे? एक हिंदू सम्राट थे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, पृथ्वीराज रासो में कुल 2500 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 2500 पृष्ठ हैं। इसमें कुल 69 समय है, यानी 69 समय यानी सर्ग, समझ रहे ना, सर्ग या खंड। तो इसमें कुल 69 समय है, या खंड है या सर्ग है। इसमें डिंगल भाषा शैली का प्रयोग है, यानी पृथ्वीराज रासो में कौन सी भाषा शैली के प्रयोग है? तो डिंगल। कौन सी? डिंगल। चौथा, चंदबरदाई भाट जाति के कवि थे। किस जाति के कवि थे? भाट जाति के कवि थे। उनको भाट कवि कहा जाता था। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो में कवि, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा इत्यादि छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी पृथ्वीराज रासो में मुख्य रूप से कवित छंद, दूहा छंद, तोमर छंद, त्रोटक छंद, गाहा छंद इत्यादि का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, चंदबरदाई का समय जो है संवत 1225 से 1249 माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी के ही हिंदी साहित्य के इतिहास में चंदबरदाई का समय 1225 से 1249 यानी विक्रमी संवत माना जाता है। आगे, पृथ्वीराज और चंदबरदाई का जन्म के बारे में कहा जाता है, जन्म और मृत्यु के बारे में यह कहा गया है कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों का मृत्यु भी एक ही दिन हुआ था। यहाँ तक कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के सखा भी थे, और साथ ही साथ चंदबरदाई थे पृथ्वीराज के क्या थे? कवि थे, राजकवि। पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई के पुत्र, यानी पृथ्वीराज रासो को, है ना, पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई के पुत्र जलहन ने क्या किया? पूरा किया। यानी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने में किनका हाथ है? तो जलहन का हाथ है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को जब उनको गिरफ्तार करके उनको ले जाया जाता है, तो साथ में चंदबरदाई भी उनके साथ जाते हैं, और जो पुस्तक की जिस काव्य की वो रचना कर रहे थे वो अपने पुत्र को देकर जाते हैं और बोलते हैं कि इसे तुम पूरा करना। इसके लिए प्रसिद्ध दोहा है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये दोहा है, पुस्तक जलहन हाथ देत चली गजन रिपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंतहत भूप भोज उदारी जिमी। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुस्तक जलहन हाथ देत चली गजन रिपकाज। समझ गए? यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है और यही दोहा में चर्चा है।
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें पृथ्वीराज के अनेक शासकों से युद्ध का वर्णन है। यानी पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान का अनेक शासकों के साथ युद्ध का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे, शहाबुद्दीन पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज देता है, और जब गजनी भेज देता है तो साथ में कौन चले जाते हैं, तो उनके साथ चंद्रबरदाई भी गजनी जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का नाम क्या है, संयोगिता है। क्या है, संयोगिता। यानी पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका कौन थी, संयोगिता थी। इधर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी पॉइंट को लेकर आए पृथ्वीराज से, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं। इस महाकाव्य में गजनी सम्राट शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन किया गया। क्या किया गया, इस महाकाव्य में गजनी सम्राट शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मार देते हैं। यानी पृथ्वीराज, यानी कहने का मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य में यह चर्चा है कि वो बताते हैं कि पृथ्वीराज जो है शब्दभेदी बाण द्वारा किसको मारते हैं, तो शहाबुद्दीन को मार देते हैं। यह भी चर्चा है, इसमें यह भी चर्चा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, यानी उसमें यह भी बताया गया कि जब वो शब्दभेदी बाण से शहाबुद्दीन को मार देते हैं और मारने के बाद अंत में स्वयं पृथ्वी और चंद, यानी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई स्वयं क्या करते हैं, एक दूसरे को मारकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। यानी इसकी भी चर्चा है। देखिए उसमें इसकी भी चर्चा है कि पृथ्वीराज जो है शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मार देते हैं, और स्वयं और चंद और पृथ्वी स्वयं क्या करते हैं, एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। ऐसा उसमें चर्चा है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट लेकर आए हैं, पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा को देखते हैं, किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का वंश परंपरा है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर अनंग थोड़ा सा छूट गया है, अनंगपाल होगा, अंगपाल को अनंगपाल पढ़ेंगे। अनंगपाल दिल्ली का शासक था, और अर्नोराज अजमेर का शासक था। अर्नोराज की चर्चा हम ऊपर भी किए थे ना, अर्नोराज की चर्चा। तो अनंगपाल, अर्नोराज, देखिए किस प्रकार चलते हैं। सबसे पहले अनंगपाल की 2 कन्या थी, एक का नाम सुंदरी था और एक का नाम कमला। अनंगपाल की 2 कन्याएं, एक का नाम सुंदरी, एक का नाम कमला। अब देखिए किस प्रकार कनेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर अर्नोराज अजमेर का शासक था, उसका पुत्र का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था, सोमेश्वर। अब देखिए अनंगपाल की 2 कन्याओं में एक कन्या का विवाह सोमेश्वर से होता है, एक कन्या का विवाह किससे होता है, सोमेश्वर से होता है, और एक कन्या का विवाह सोमेश्वर से होता है। और देखिए सोमेश्वर से, अब देखिए दोनों पति पत्नी हो गए, कमला और सोमेश्वर, और उसी से सोमेश्वर से पृथ्वीराज चौहान, अर्थात पृथ्वीराज चौहान क्या है, सोमेश्वर के पुत्र हैं। तो कमला हो गई पृथ्वीराज चौहान की माता, और सोमेश्वर कौन हो गए, पिताजी हो गए। समझ में आया किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का ये जो वंश परंपरा है। अब देखिए इतना ही नहीं, अब इधर देखिए किस प्रकार कनेक्शन है। अनंगपाल की 2 कन्याएं, कमला हो गई पृथ्वीराज चौहान की माता और सोमेश्वर की पत्नी। अब देखिए दूसरी पुत्री थी अनंगपाल की, सुंदरी। अब सुंदरी का विवाह किससे हुआ था, विजयपाल से हुआ था। किससे हुआ था, विजयपाल से। सुंदरी का विवाह किससे करते, विजयपाल से, और कमला का सोमेश्वर से। अब सुंदरी का विवाह विजयपाल से करते हैं, जो कन्नौज का राजा था। कहाँ का राजा था, कन्नौज का राजा था। अब विजयपाल से फिर उसका बेटा होता है, जिसका नाम है जयचंद राठौर। देखिए यहाँ पर विजयपाल से कौन हुआ, जयचंद राठौर। इधर सोमेश्वर से कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान। तो कह सकते हैं दोनों में देखिए दोनों भाई हुए, एक प्रकार से समझिए। लेकिन अब यहाँ इसको लेकर नहीं चलना है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, अब चलता है, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अब जयचंद राठौर का जन्म कैसे हुआ, सुंदरी से विजयपाल, सुंदरी का पति विजयपाल, अब विजयपाल का बेटा जयचंद राठौर। अब इसकी जयचंद राठौर की पुत्री का नाम संयोगिता था। क्या था, संयोगिता था। अब संयोगिता का प्रेमी कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान। यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका है। देखिए किस प्रकार दोनों वंश में किस प्रकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसको समझिए किस प्रकार हम आपको बताने का प्रयास किए। अनंगपाल की 2 कन्याएं, सुंदरी और कमला का विवाह सोमेश्वर से, सुंदरी का विवाह विजयपाल से। अब सोमेश्वर से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, और मतलब सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुए, और विजयपाल के पुत्र जयचंद राठौर हुए। अब जयचंद राठौर की जो पुत्री थी संयोगिता, वो किसकी प्रेमिका थी, तो पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी। तो इस प्रकार ये कनेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इसका अगर हम आपको पहले ही बता दिए, इसका अगर आपको PDF नोट चाहिए, संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट्स चाहिए, तो भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। अभी वर्तमान में JSSC CGL
JSSC CGL। इसके अलावा सहायक आचार्य का भी झारखंड में निकला हुआ है। इसके अलावा ए स्टेट जो बिहार में जो ए स्टेट है पेपर 1 पेपर 2 इसका भी नोट्स चाहिए तो आप भारतीय क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पता चलेगा आपको नोट्स किस प्रकार मिलेगी। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अनंगपाल का कोई संतान न होने का। देखिए यहाँ पर इसको एक चीज और आपको बताना भूल गए, देखिए इसको भी ध्यान दीजिए। अनंगपाल की तो 2 कन्याएं थी, पुत्र तो कोई था नहीं। अब दिल्ली का शासक था, अब ये शासक था तो इसका आगे इसका कैसे चलेगा, इसका कहने का मतलब है कि इसका वंश चलेगा कैसे। तो अनंगपाल क्या किया, अनंगपाल का कोई संतान नहीं होने के कारण पृथ्वीराज को गोद ले लिया। किसको गोद ले लिया, तो अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद ले लिया, अर्थात अपनी एक प्रकार से अभी समय में कह सकते हैं अपनी नाती को, है ना। अनंगपाल का पृथ्वीराज चौहान क्या होंगे, नाती होंगे। क्या होंगे, नाती। यहाँ जयचंद राठौर भी नाती होगा, दोनों नाती होंगे क्योंकि दोनों देखिए किस प्रकार कनेक्शन है। लेकिन अनंगपाल किसे गोद ले लेते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लेते हैं, जिससे अजमेर और दिल्ली एक हो जाता है। अब अनंगपाल इनको गोद ले लिए, अब अजमेर का शासक तो पृथ्वीराज चौहान भी हुए क्योंकि, और इधर दिल्ली का शासक ये इनको गोद ले लिए, तो दोनों राज्य एक हो गया कि नहीं, दोनों राज्य एक हो गया, तो दोनों राज्य क्या हो गया, एक हो गया। अब देखिए और जब ऐसा हो जाता है तो जयचंद राठौर को अंदर ही अंदर ईर्ष्या भावना होता है, क्योंकि उस जिस राजगद्दी इनको मिली थी पृथ्वीराज चौहान को, इस पर इनका भी हक था क्योंकि ये भी उनके नाती थे और ये भी थे, परंतु अनंगपाल ने किनको अपना गोद लिया था, पृथ्वीराज चौहान को गोद लिया था। इसलिए जयचंद राठौर जो थे वो अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान से क्या करने लगे थे, ईर्ष्या भावना रखने लगे थे। अब देखिए जयचंद राठौर को पता था कि संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। अब वो क्या करते हैं, देखिए जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का विवाह के लिए स्वयंवर रचते हैं। क्या रचते हैं, स्वयंवर, यानी स्वयंवर का मतलब होता है कि वर को स्वयं चुनना, यानी पहले के ज़माने में स्वयंवर चलता था, यानी जो स्त्री होती है अपने वर को स्वयं चुनती थी, यानी जिसे वो अपना माला पहना देती थी वह उसका पति हो जाता था। जहाँ पृथ्वीराज नहीं पहुँचते, अब वो क्या करता है जयचंद, पृथ्वीराज चौहान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर द्वारपाल के रूप में रख देते हैं। यानी द्वारपाल के रूप में क्या करते हैं, जहाँ द्वारपाल का जगह होता है वहाँ पर क्या करते हैं जयचंद पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा बनाकर, स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर क्या करते हैं वहाँ रख देते हैं। और जब स्वयंवर होता है तो संयोगिता क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान से तो पता था, सबको पता था कि वो प्रेम करती थी, और तो वो क्या करती है कि वो जो वर माला जो पहनाना रहता है स्वयंवर में, वो पृथ्वीराज चौहान की क्या करती है, तो उसी की प्रतिमा पर क्या करती है, पहना देती है। समझ में आया, यानी स्वयंवर में क्या करती है, तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा है जो द्वारपाल के रूप में रख दिया गया था स्थान पर, तो वहीं पर जाकर क्या करती है, उसी प्रतिमा पर माला पहना देती है। अब देखिए अब क्या होता है, पृथ्वीराज संयोगिता को कनौज से उठाकर ले गए और गंधर्व विवाह किए। अर्थात पृथ्वीराज चौहान फिर कहाँ आते हैं, कन्नौज आते हैं, और संयोगिता को वहाँ से क्या करते हैं, गांधार विवाह करके वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर आपको कथा सुनाए, मुझे उम्मीद है कथा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, किस प्रकार कनेक्शन है आज आप जान गए होंगे। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जाली ग्रंथ भी कहे हैं। चंद ने पृथ्वीराज चौहान का जीवन वर्णन इस प्रकार किए। देखिए चंद जो चंदबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन वर्णन इस प्रकार किए। जन्म काल बताए हैं संवत 1115। दिल्ली में के गोद में जाना, अर्थात दिल्ली के गोद में आने अनंगपाल उन्हें गोद लेता है 1122। कनौज जाना कितना 1151। कनौज जाकर वो क्या करते हैं, तो संयोगिता को वहां से हर कर ले आते हैं, तो संवत 1151। और शहाबुद्दीन से युद्ध और उनका मृत्यु 1158 के बीच बताया जाता है। आगे महत्वपूर्ण एक रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछता है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। वो कहते हैं भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के बारे में कहा है, तो किस ग्रंथ के बारे में, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में। महत्वपूर्ण पंक्ति है, पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजन निरिपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत तहत भूप भोज
उदारित जिम्मी। इसका प्रथम पंक्ति को ही याद रखिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तक जलहन हाथ देत चली गज्जन नृपकाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जलहन को क्या किए थे, तो जलहन को जलहन जो था वो चंदबर दाई का क्या था, पुत्र था, उसे पुस्तक देकर कहाँ चले गए थे, तो गजनी चले गए थे। पृथ्वीराज विजय, देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे हम बाउंड्री के अंदर डाल दें क्योंकि ये अलग से है। एक और रचना के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी चर्चा करते हैं, उसे ही प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज विजय, कौन सा रचना, पृथ्वीराज विजय, जिसके रचनाकार जयानक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, परंतु पृथ्वीराज विजय को क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चौथा जो देशभाषा काव्य है जयचंद प्रकाश, इसके रचनाकार कौन है, भटकेदार। कौन है, भटकेदार। यह एक महाकाव्य है, क्या है, यह एक महाकाव्य है। इसमें महाराज जयचंद की वीरता का वर्णन है, क्योंकि वीर गाथा काल था, उसमें जितने भी कवि हुआ करते थे, भाट कवि, चारण कवि, अपने अपने राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे, जिसके राजाश्रित थे, जिसके आश्रय में रहा करते थे। अगला है जयमयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है, मधुकर कवि हैं। कौन है, मधुकर कवि हैं। इस ग्रंथ का उल्लेख सिंहायच दयालदास कृत रठोड़ा री ख्यात में मिलता है। इस ग्रंथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सिंहायच दयालदास कृत रठोड़ा री ख्यात में मिलता है। यह पुस्तक बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। यह पुस्तक जो है बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। कौन, जयमयंक जस चंद्रिका। अगला देशभाषा काव्य की रचना परमाल रासो, इसके रचनाकार कौन है, जगनिक। यहाँ से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछते हैं। रचनाकाल कितना बताएगा, संवत 1230 के लगभग रामचंद्र शुक्ल जी ने बताए हैं। इस ग्रंथ को आल्हा खंड, याद रखिए ना, इस ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस काव्य ग्रंथ को आल्हा खंड के भी नाम से जाना जाता है, तो परमाल रासो को। जगनिक ने इस ग्रंथ में राजा परमार के दो वीर, यानी जगनिक जो है इस ग्रंथ में राजा परमार के दो वीर बनाफर शाखा के क्षत्रिय की वीरता का वर्णन करते हैं। यानी इसमें किसका वर्णन है, तो राजा परमार के दो वीर बनाफर शाखा के क्षत्रिय जिनकी वीरता का इसमें वर्णन है। वो क्षत्रिय वीर कौन कौन थे, तो आल्हा और उदल थे। यानी इस रचना में परमाल रासों में आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया। किस शाखा के थे, तो बनापर शाखा के थे, इसलिए इसका एक और नाम पड़ा आल्हा खंड। इसकी पंक्ति एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है परमाल रासो की, 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगनिक जी का ये काव्य पंक्ति है। किस रचना से, तो परमाल रासो से। अगला रचना है रणमल छंद, रचनाकार कौन है, श्रीधर। इसका रचना काल संवत 1454 है। इस काव्य में ईहर के राठौर राजा रणमल की वीरता का वर्णन और उनके विजय का वर्णन है। रणमल छंद में प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको देख लीजिएगा, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। तो अक्सर परीक्षा में प्रसिद्ध पंक्तियां पूछती हैं। तो ये जितने भी काव्य थे देशभाषा काव्य, इसकी चर्चा रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किए हैं। आज हम इस क्लास में रामचंद्र शुक्ल जी का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का क्लास 2 लेकर आए थे, जिसमें हम क्लास 1 में सामान्य परिचय और क्या देखे थे, अपभ्रंश काव्य देखे थे। आज हम देखे देशभाषा काव्य। नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल में एक और पॉइंट बच गया, फुटकल रचनाएं, उसे भी हम देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपको एक चीज़ और बताना भूल गए, किसी को पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता हो तो भारतीय विजन क्लासेस पर पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है। जिनको भी चाहिए सारा नोट्स आपको भारतीय विजन क्लासेस पर मिल जाएगा। देखिए क्या क्या आपको मिल सकता है, खासकर जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए सारा नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। देखिए आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, भाषा के विभिन्न रूप जैसे रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, संचार भाषा, ये भी मिल जाएगा। साहित्य सिद्धांत आपको मिल जाएगा, यानी काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य परिजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये सब मिल जाएगा। विद्यापति, कुछ निर्धारित कवि भी मिल जाएंगे। नाटक में आपको मिल जाएगा भारत दूरदर्शन नाटक, ध्रुव स्वामी नाटक, आधे अधूरे नाटक, जो कई प्रतियोगी परीक्षा में लगा हुआ है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा राग दरबारी उपन्यास मिल जाएगा, मेला आंचल उपन्यास मिल जाएगा, गोदान उपन्यास मिल जाएगा। अब देखिए सीजीएल में जो कहानी जो लगे वो भी मिल जाएगा।
अगर टोटल आप लेते हैं सब बहुत सारे इसमें देखिए, हिंदी संपूर्ण हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और अन्य लेखक का जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य यहाँ पर है। तो जिनको लेना हो टोटल लेने पर आपको मात्र 400 रुपये लगेंगे। 400 रुपये इसमें बहुत सारे चीज़ आपको अदर नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे नोट इसमें भी जिसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देने हैं, लेकिन सभी नोट्स लेने पर ही आपको ये फ्री वाले मिलेंगे। टोटल 400 रुपये में इतना सारा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जिनको लेना हो ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो जो अब तक हमारे भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्या करें क्लिक कर दें, क्योंकि जो कुछ यहाँ आपको मिलेगा और अन्य जगह नहीं मिलने वाला है। तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे देने होते नहीं, बस आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और हम एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। अभी फिलहाल भारतीय विजन क्लासेस पर रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। आज हम क्लास 2 देखें। जो विद्यार्थी क्लास 1 नहीं देखेंगे क्लास 1 देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपका सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपूर्ण हिंदी साहित्य के वीडियो का लिंक भी दिया, वहाँ से हम एक ही जगह आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते।